नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सर्दी धीरे धीरे कम हो रही है। बोल रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी एंट्री भारत में कहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सूचना आई नहीं है, ऐसी कोई खबर मिली नहीं है कि वहाँ पे बारिश हुई है। इसलिए सर्दी धीरे धीरे कम हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो अपना थोड़ा ध्यान रखें। इतना सर्दी में नौजवानों को मुश्किल नहीं होती जितना अब जो सर्दी चेंज होगी, या ये बोले मौसम चेंज होगा, सर्दी कम होगी, क्योंकि सुबह और शाम और रात को ठंड रहेगी और दिन में गर्मी हो जाएगी। यहाँ पे तबीयत खराब होने की पूरी पूरी संभावना रहती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का अच्छे से आप ध्यान रखें। शुरुआत करते हैं आज के एक अच्छे कोटेशन के साथ है। बदलाव आपके जीवन का साथी है, इससे लड़ना छोड़ दें। यानी बदलाव है वो आपके जीवन का सच्चा मित्र है, इसे लड़ना छोड़ दें कि मेरे में ये परिवर्तन हुआ है, तो बेवजह उस परिवर्तन चेंज करना छोड़ दें। जो परिवर्तन हो रहा है उसे होने दें। अगर बात करें आज के दिन की कि आज का दिन किस लिए प्रसिद्ध है, तो आज ही के दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2024 में। यानी आज ही के दिन अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। यह देश की आस्था में निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हुआ था। यानी आज का दिन देश की आस्था में एक निर्णायक मोड़ के रूप में सिद्ध हुआ था या गिना जाएगा। यानी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई थी। अगली न्यूज स्वास्थ्य को लेके है कि दिसंबर में 160 दवाएं मानक पर फेल हुई हैं। यानी दिसंबर में जो जांचें हुई थी उसमें 160 दवाएं जो हैं वो अपने मानक में फेल हो गई। यानी 160 दवाएं नुकसानदायक हैं हमारे लिए। यानी जो जिनसे जो इलाज होना चाहिए वो इलाज वो कर ही नहीं रही है, यानी उनके साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं। अगली न्यूज क्रिकेट को लेके ये रहेगी कि जो बांग्लादेश में उठापटक चल रहा है, उसके बाद से बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भारत में खेलने से मना कर दिया था कि हमें, क्योंकि अभी जो T20 वर्ल्ड कप है भारत में होने वाला है, तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बोलते कि हम भारत में नहीं खेलना चाहते, हमारी वहाँ पे सुरक्षा को खतरा है, इसलिए हमारे जो मैच हैं वो भारत से बाहर श्रीलंका में करवा दिए जाएं। लेकिन आईसीसी ने जो बांग्लादेश ने जो कारण बताए थे उन पे आईसीसी की 15 सदस्य जो समिति थी उन्होंने जांच की, तो उसमें उनका कोई भी कारण उनको सही नहीं लगा कि कहीं भी कोई भी खतरा बांग्लादेश की टीम को भारत में नहीं है। पूरा क्लियर का क्लियर उन्होंने कर दिया। 15 सदस्यों की समिति में से सिर्फ एक सदस्य जो देश है बांग्ला वो पाकिस्तान पाकिस्तानी जो पाकिस्तान देश का जो सदस्य था उसने बांग्लादेश का पक्ष लिया। बाकी 14 के 14 सदस्य हैं वो बांग्लादेश के विपक्ष में आ गए कि अगर आपको खेलना है तो भारत में खेलना होगा, वरना आपकी टीम को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा और हम स्कॉटलैंड को अंदर कर रहे हैं। यानी आईसीसी ने साफ बोल दिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल परिषद ने, क्रिकेट काउंसिल परिषद ने साफ ये कह दिया कि अगर आपको खेलना है तो भारत में ही खेलना होगा, वरना आप अपने घर पे रह सकते हैं, हम स्कॉटलैंड को अंदर ग्रुप में ले लेते हैं आपकी जगह। अगली खबर जो है वो एआई को लेके है, सोशल मीडिया को लेके ये रहेगी कि मनोवैज्ञानिकों की सलाह है कि चिंतन खुद ही करें, एआई से बाधा बैकअप प्लान पूछें। लाइफ कोच बनने लगा एआई, एक्सपर्ट बोले यह ऐसा दोस्त जिसे आपकी सफलता की परवाह नहीं है, चैटबॉट प्लान देगा पर जरूरी नहीं है अच्छा ही हो। यानी आपको जिस सवाल में कंफ्यूज लगे वही आप एआई की मदद से हल कर सकते हैं, बाकी अपने मन का या अपने दिमाग का ही प्रयोग करें।
क्योंकि एआई है वो आपकी सफलता की कोई परवाह नहीं करता है। यह एक प्लान देता है, पर जरूरी नहीं वो प्लान अच्छा ही हो। अगला एक कुछ करंट की बातें आपको बता दूं कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा से 27 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ले ली। यानी अंतरिक्ष यात्री प्रसिद्ध रही हैं सुनीता विलियम्स से, उन्होंने 27 साल की सेवा के बाद नासा से अपनी सेवानिवृत्ति यानी संन्यास ले लिया है। उन्होंने 3 बार अंतरिक्ष यात्रा की और 600 से ज्यादा दिन अंतरिक्ष में बिताए। यानी उन्होंने 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी और लगभग 600 से ज्यादा दिन उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं। ये अमेरिकी नौसेना में हेलीकॉप्टर पायलट रह चुकी हैं। सुनीता ने अंतरिक्ष में रहते हुए कई बार स्पेस वॉक किया, वह बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम हैं। दूसरी खबर रहेगी कि राजस्थान का कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र है वो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यानी जो कुंभलगढ़ राजसमंद का जो क्षेत्र है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसका उद्देश्य है कि वन्य जीवों, जंगलों और जल स्रोतों की रक्षा करना। यहाँ तेंदुआ, हाइना, चिंकारा और कई पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला है कि भारत और यूएई ने लंबी अवधि का एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस समझौता किया है। यानी भारत ने यूएई के साथ एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस समझौता किया। इससे यूएई हर साल भारत को 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी देगा। इस समझौते से यूएई कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया। सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता भारत को है कतर, उसके बाद बन गया दूसरा यूएई। अगली न्यूज आपके लिए क्रिकेट को लेकर रहेगी कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 श्रृंखला शुरू हुई थी और उसका कल पहला मैच था जो भारत ने एक तरफा जीत उसमें दर्ज कर ली। हालांकि भारत वनडे श्रृंखला 2-1 से न्यूजीलैंड से पहले ही हार चुका है। उसमें भी पहला वनडे भारत न्यूजीलैंड से एक तरफा ही जीता था और यही आज भी हुआ है कि न्यूजीलैंड से भारत ने पहला T20 मैच एक तरफा जीत लिया और ये उम्मीद हम सब लगाए बैठे हैं कि भारत पूरी श्रृंखला ही एक तरफा T20 की जीतेगा, क्योंकि T20 में हमारे पास अच्छे बल्लेबाज हैं। भारत ने रिकॉर्ड 44वीं बार 200 प्लस रन बनाए हैं। मैच का जो टर्निंग पॉइंट है वो अभिषेक शर्मा की 35 गेंदें हैं। उन्होंने राहुल और रोहित का रिकॉर्ड तोड़ा है कि न्यूजीलैंड के सामने सबसे तेज 50 अभी तक जो थी वो राहुल राहुल और रोहित शर्मा की थी, जिन्होंने 23 गेंदों 50 जमाई थी न्यूजीलैंड के सामने। लेकिन कल अभिषेक ने 22 गेंद में 50 जमा दी थी। उन्होंने 35 गेंद में 84 रन बनाए, यानी स्ट्राइक रेट 240 का उनका रहा, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के जमाए। और अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द मैच भी रहे। अगली खबर दुनिया के शहरों से ये आई है ट्रैफिक को लेके कि ट्रैफिक जाम भारत में बहुत बड़ी समस्या है। टॉप 10 शहर उसमें 6 भारत के शामिल है। यानी टॉप 10 शहरों में 6 भारत के शामिल है, जिनमें जो जाम की समस्या है ट्रैफिक वाली वो सबसे ज्यादा है। यानी टॉप 10 में भारत के 6 शहर शामिल हो गए और उसमें भी सबसे ऊपर अगर कोई शहर है तो भारत का सबसे अच्छा शहर मानते हैं, सिलिकॉन सिटी है भारत की, वो बेंगलुरु है और बेंगलुरु का नंबर 1 पे नाम आता है। सबसे पहले बेंगलुरु है, फिर पुणे है, फिर नई दिल्ली आता है, फिर कोलकाता है, जयपुर है, अहमदाबाद है, मुंबई है। यानी राजधानी यही है लगभग ये मान।
ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। उधर एक ये आया है कि जो रोमांटिक चैटबॉट ने मौत की लोरी सुलाई, उसकी बातों में आकर युग ने कर लिया सुसाइड, माने ओपन एआई पर मुकदमा दर्ज किया। यानी एआई जो चैटबॉट है उसकी लोरी से एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया अमेरिका में। यानी उसकी बातें उसको अच्छी लगने लगी, बाकी सब उसको ये लगा कि बाकी सब ऐसी खरीब है, एआई सबसे अच्छा है, इसलिए उसने वहां पे खुदकुशी कर ली। अगली खबर है कि गणतंत्र दिवस पर पहली बार सिनेमा की झांकी निकलेगी, जिसका प्रतिनिधित्व बंसाली करेंगे। यानी सबसे पहली बार सिनेमा की झांकी निकलेगी और उसका प्रतिनिधित्व संजय लीला बंसाली करेंगे। अगला अच्छा वाक्य आपके लिए रहेगा कि सारी चुनौतियां छोटी हो जाती हैं जब हम उनके बारे में सोचने की बजाय सामना करने में जुट जाते हैं। यानी अच्छी ज्ञानवर्धक बात है कि सारी चुनौतियां छोटी हो जाती हैं, यानी कितनी भी बड़ी समस्या हो वो छोटी लगने लग जाती है जब हम उसके बारे में सोचने की बजाय उससे लड़ने में जुट जाते हैं। यानी कितनी भी बड़ी बड़ी से बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाए, अगर हम उस पर सोचने की बजाय उससे लड़ना शुरू कर देंगे तो वो समस्या छोटी होते देर नहीं लगेगी। अगली न्यूज वाहन मालिकों के लिए रहेगी कि नेशनल हाईवे पर अगर आपका टोल बकाया है तो आपको गाड़ी ट्रांसफर करवाने में, आरसी लेने में और फिटनेस करवाने में दिक्कतें हो सकती है। और उसके लिए 28 नंबर जो फॉर्म है उसमें भी आपको चेंज किया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि आपका कोई कहीं टोल बकाया तो नहीं। हम लापरवाही कर देते हैं, टूल ऐसे बकाया छोड़ देते हैं, गाड़ी को खड़ी कर लेते हैं, लेकिन बाद में अगर हम ये सोचें कि हम कभी उसको बेचेंगे तो वो बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि सरकार है वो अप्रैल से ये नियम लाने वाली है, 1 अप्रैल से, कि अगर आपका टूल बकाया है तो आपकी आरसी ट्रांसफर नहीं होगी, आपका फिटनेस भी गाड़ी का नहीं बनेगा, यानी दूसरे की गाड़ी नाम ही नहीं कर सकते, हम गाड़ी बेच भी नहीं सकते, और फिटनेस भी नहीं होगी गाड़ी की, यानी गाड़ी अपने घर खड़ी करने लायक हो जाएगी। इसलिए टोल भरते रहें। अगला एक बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छी खबर तो हम नहीं कह सकते, इसमें बुरी खबर कहेंगे कि उन्होंने खेलों के जगत को लेकर सर्वे किया है कि जो महंगे खेल हैं उसमें सिर्फ निजी स्कूलों का हिस्सा है, सरकारी स्कूलों का उसमें 0% हिस्सेदारी है। क्योंकि एक तो सरकारी स्कूल में टीचर नहीं मिलते, उसके गेम के मिल जाएंगे पर अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, उपकरण महंगे हैं, सरकारी स्कूल में वो सुविधा गवर्नमेंट अभी नहीं दे पाई है, इसलिए निजी स्कूलों में जो है वो सुविधा निजी स्कूल फीस के आधार पे उनको देते हैं। अगर हम बात करें कि शूटिंग, फुटबॉल, नेटबॉल जैसे खेलों में सरकारी स्कूलों से एक भी खिलाड़ी नहीं खेला है। नेशनल की बात करें तो नेटबॉल है, शूटिंग है, फील्ड आर्चरी है, बॉल बैडमिंटन है, फेंसिंग है, फुटबॉल है, मलखंब है, शतरंज है, बास्केटबॉल है, इसमें कोई भी सरकारी स्कूलों का खिलाड़ी नहीं आया है। सरकारी स्कूलों के खिलाड़ी जो सीमित हैं वो बस सीमित हैं, वेट लिफ्टिंग है, क्रिकेट है, वुसू है, खो खो है, सॉफ्टबॉल है, तीरंदाजी है, कबड्डी है, इन तक ही सीमित हैं। इसलिए जो है सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना चाहिए। अगली एक प्रेरणादायक बात आपके लिए रहेगी कि लोग बहुत स्वार्थी हैं, आप जिसकी मदद करते हैं वही आपके खिलाफ हो जाता है। ये मुंशी प्रेमचंद ने एक प्रेरणादायक बात बताई है कि आज के जमाने में लोग बहुत स्वार्थी हैं, आप जिसकी मदद करेंगे वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा।
यानी दुनिया में आज के दिन बहुत स्वार्थी लोग हो गए हैं, यानी मतलबी लोग हो गए हैं। आज आप जिसकी मदद कर रहे हो, कल वो आपके सामने खड़ा होने में देर नहीं लगाएगा। एक अच्छी बात पंडित जी ने बताई कि सामूहिक ध्यान बच्चों की याददाश्त बढ़ा सकता है। यानी सामूहिक जो ध्यान है वो बच्चों की याददाश्त बढ़ा सकता है। वो कैसे? मौन और ध्यान को अब घरेलू क्रिया बनाना चाहिए। मौन और ध्यान आज के जमाने में बहुत पहुंच वाली बात हो गई है कि वो सभी के लिए जरूरी है, इसलिए वो घरेलू क्रिया हमें बनानी चाहिए। कुछ काम हमारे घरेलू जीवन में नियमित होते हैं, जैसे झाड़ू पोछा करना, रसोई घर की व्यवस्था करना, बड़े बुड्ढों और बच्चों की देखभाल करना। ऐसे ही मौन और ध्यान को अब शुद्ध रूप से घरेलू कामकाज बनाना चाहिए। शब्द जब ध्वनि बनकर कान से उतरता है तो धीरे धीरे वह ध्यान में बदल जाता है। यानी शब्द जब ध्वनि बनकर कान से उतरता है तो धीरे धीरे वह ध्यान में बदल जाता है। विदेशों में इन दिनों कुछ युवक एक प्रयोग कर रहे हैं, उसका नाम है रीडिंग रिदम्स। यहाँ ये लोग इकट्ठे होते हैं, फिर मौन रखकर कोई पुस्तक पढ़ते हैं और उसके बाद उस पुस्तक की विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ घरों में इसी तरह से मेडिटेशन रिदम्स होना चाहिए, पर वहाँ का उल्टा होगा। इसमें पहले चर्चा की जाए और उसके बाद जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो एक साथ बैठकर मौन में उतर जाएं, ध्यान लगाएं। ऐसे प्रयोग विदेश में तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, पर यदि हम अपने घरों में करेंगे तो अपनापन बढ़ेगा। घरों में किया गया सामूहिक ध्यान विशेष रूप से शिक्षा पद्धति में बच्चों की याददाश्त को बहुत बढ़ा सकता है। यानी अगर ये प्रयोग हम घर में करेंगे तो बच्चों की शिक्षा पद्धति को भी ये बढ़ा सकता है, इसलिए हमें करना भी चाहिए और मैं इसके लिए कोशिश भी आज से करूंगा। अगला इसमें खबर ये दी गई है कि शॉर्ट वीडियो की लत से हर उम्र का फोकस बिगड़ा है। ध्यान अवधि 12 सेकंड से घटकर 8 सेकंड हो गई है। यानी वीडियो पहले सोशल मीडिया आया, उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया आया था तो उसके बाद हमने वीडियो देखना शुरू किया। तो वीडियो पहले हम लंबे देखते थे, पहले हमारे ध्यान की जो क्षमता थी वो 12 सेकंड थी, लेकिन जैसे अब शॉर्ट वीडियो बनने लगी तो हमारे ध्यान की क्षमता जो है वो 12 सेकंड से 8 सेकंड पे आ गई है। बहुत चिंतनीय विषय है अपने दिमाग के लिए। दिमाग अब उतनी ही देर एकाग्र रह पाता है जितनी देर हम एक रील देखते हैं। इससे उभरने के लिए रोज लंबा लेख पढ़ें, स्क्रीन से दूरी बढ़ाएं। यानी इससे बचने के लिए हमें रोज एक लंबा लेख पढ़ना होगा और स्क्रीन से यानी मोबाइल से अपनी दूरी बढ़ानी होगी। देखने में मजेदार लगने वाले 15 से 30 सेकंड के वीडियो पर हमारे दिमाग की संरचना बदल रहे हैं। यानी जो 20 से 30 सेकंड के जो वीडियो दिख रहे हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे दिमाग की जो संरचना है उसको वो बिगाड़ रहे हैं। टिकटॉक, रील्स और शॉर्ट्स ने मनोरंजन तो दिया, लेकिन बदले में ध्यान की अवधि, रिश्तों की स्थिरता और पढ़ाई काम की क्षमता कम कर दी है। यह समस्या अब सिर्फ किशोरों तक सीमित नहीं रही, हर घर हर उम्र का मुद्दा बन चुकी है। जितने अधिक शॉर्ट वीडियो उतना कम ध्यान, ज्यादा तनाव, कम भावनात्मक नियंत्रण, बढ़ती अधीरता सामने आई। दिमाग तेज उत्तेजना पाने का आदी हो गया और धीमे काम जैसे पढ़ाई, रिपोर्ट लिखना, पढ़ना, लंबी बातचीत करना दिमागी उथल पुथल जैसा लगने लगा है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के अध्ययन ने ध्यान की गिरावट का पैमाना उजागर किया। साल 2000 तक एक औसत व्यक्ति की ध्यान अवधि 12 सेकंड थी, आज सिर्फ 8 सेकंड है। यानी दिमाग उतनी ही देर टिक पाता है जितनी देर हम एक रील में रुक रहे रहते हैं। शोध बताते हैं कि किशोर और युवा सबसे अधिक इससे प्रभावित है। अगला एक क्वेश्चन बन रहा है कि उल्लुओं की गिनती होगी पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि उल्लुओं की गिनती करने वाला पश्चिम बंगाल पहला राज्य होगा। यानी भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा होगा जहां पे उल्लुओं की गिनती की जाएगी? वो राज्य होगा पश्चिम बंगाल, जो अगले हफ्ते से उसमें शुरू होगी और वो मई तक चलेगी। कल जो है वो बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी अगर बात करें त्योहार की तो बसंत पंचमी प्रकृति और संस्कृति का सुंदर संगम है।
जहाँ बसंती उल्लास और माता सरस्वती का ज्ञान साथ आकर जीवन में ऊर्जा, सौंदर्य, संतुलन, पवित्रता और जागृत करते हैं। इसमें अगर हम अच्छे से बताएं इसकी बसंत पंचमी के बारे में, तो उसमें इसके माता सरस्वती के वीणा में भी कुछ छुपा है, यानी शब्दों का अर्थ बहुत छुपा हुआ है। वसंत पंचमी वह अनूठा पर्व है जहाँ प्रकृति और संस्कृति एक साथ मुस्कुराते हैं। एक और ऋतुराज वसंत का आगमन है जहाँ धरती पीली सरसों की चादर ओढ़कर श्रृंगार करती है, और दूसरी ओर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है जो हमें भीतरी सौंदर्य का बोध कराती है। यह संयोग हमें बताता है कि जीवन केवल बाहर से सुंदर होने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर से जागृत होने का नाम है। इसलिए इस पर्व पर उस जीवन विज्ञान को भी समझें जो उल्लास और शांति का संतुलन सिखाता है। वीणा के तारों में छिपा है जीव विज्ञान, यानी माता सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसके तारों में छिपा है जीवन विज्ञान अपना। माँ के हाथों में वीणा केवल वाद्य यंत्र नहीं है, अपितु मानव शरीर का मानचित्र है। वीणा का दंड हमारा मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी है, और उसके तार हमारी स्नायु यानी तंत्रिकाएं या भावनाएं हैं। संगीत का नियम है, यदि वीणा के तार बहुत ढीले छोड़ दिए जाएं तो स्वर नहीं निकलेगा, यह आलस्य का प्रतीक है। और यदि तारों को अत्यधिक कस दिया जाए तो वे टूट जाएंगे, यह तनाव का प्रतीक है। मधुर संगीत तभी फूटता है जब तार न तो अधिक ढीले हों और न अधिक कसे हों। इसी तरह जीवन एक वीणा है, और जो व्यक्ति काम और विश्राम, अनुशासन और स्वतंत्रता, ध्यान और व्यायाम के बीच संतुलन साध लेता है, उसका जीवन शोर नहीं दिव्य संगीत बन जाता है, जिससे उसके जीवन में निरंतर सफलता का प्रवाह बना रहता है। हंस का नीर क्षीर विवेक। आज हम सूचना के युग में हैं जहाँ इंटरनेट पर अथाह जानकारी उपलब्ध है, फिर भी मनुष्य भ्रमित है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। यानी मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, वो एआई की ही मदद लेता है। लोक मान्यता है कि हंस में नीर क्षीर विवेक होता है। कहा जाता है कि वह जल मिश्रित दूध से केवल दूध ग्रहण करता है और जल छोड़ देता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में बहुत अधिक जानना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्या नहीं जानना है ये जानना महत्वपूर्ण है, जिससे समाज में फैले झूठ और सत्य के मिश्रण में से सत्य को चुनने की कला हम भली भांति जान सकें। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूं कि पश्चिमी बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? वो थी नंदिनी चक्रवर्ती। दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि मिनी इंडिया किसे कहा जाता है, यानी मिनी इंडिया, छोटा इंडिया किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है फिजी को। फिजी देश है उसको छोटा इंडिया कहा जाता है। ये द्वीप देश दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलोनेशिया में मौजूद है, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है, इसलिए इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का वो जो संगम स्थल है वो कौन सा है? यानी अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आपस में मिलती हैं? और उसके बाद उसको क्या कहा जाता है? यानी भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं वो देवप्रयाग में मिलती हैं, और देवप्रयाग में दोनों नदियां मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। भारत की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी और कहाँ लॉन्च हुई? वो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, और वो मुंबई में 3 मई 1913 को प्रदर्शित हुई थी। संस्कृत भाषा में बनी प्रथम फिल्म कौन सी है? यानी संस्कृत भाषा में बनी प्रथम फिल्म कौन सी है? वो है आदि शंकराचार्य। यानी आदि शंकराचार्य पहली फिल्म है जो संस्कृत में बनी थी। धन्यवाद। आज की खबरें यहीं तक समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।